द्वितीय विश्व युद्ध के साये में अमेरिकी सैनिक हर पल मौत और अनिश्चितता के बीच अपना फर्ज निभा रहे हैं। युद्ध के मोर्चे पर तैनात ये जवान अपने परिवार और प्रियजनों को खत लिखते हैं। ये खत उनके जज्बात, डर, उम्मीद और प्यार का इकलौता सहारा है। लेकिन अफसोस, ये खत कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। वे एक सुनसान गोदाम में धूल फांकते रहते हैं, जैसे उन सैनिकों की अधूरी इच्छाएं और अनकहे रिश्ते वहीं ठहर गए हों। दूसरी तरफ कहानी में दो युवा किरदार हैं, लीना और डेविड। दोनों कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले हैं और एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। डेविड, जो युद्ध के मैदान में जाने से पहले लीना के साथ हर लम्हा जीना चाहता है, उसे उसके घर छोड़ने जाता है। डेविड वादा करता है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें खत भेजूंगा। लीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उसकी माँ चाहती है कि लीना घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन लीना की माँ को उसकी और डेविड की मोहब्बत से ऐतराज है। माँ सख्त लहजे में कहती है, यह रिश्ता कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तुम दोनों अलग अलग रंग और समाज से हो, दुनिया तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। फिर डेविड के घर में पार्टी हो रही है। लीना की फैमिली को खाना डिलीवर करने का काम मिला है। लीना और डेविड की निगाहें बार बार एक दूसरे से टकराती हैं और फिर डेविड मौका देखकर लीना को घर के बाहर ले जाता है। डेविड, वह घुटनों के बल बैठता है। मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लीना की आंखें भर आती हैं। वह उसे कसकर गले लगाती है। हाँ डेविड, हाँ। लेकिन तभी लीना की माँ वहां आ जाती है। वह गुस्से में है। अगर तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो तो मेरे घर आकर उसका हाथ मांगो। डेविड उसकी आंखों में देखता है। मैं वादा करता हूँ, इस जंग से लौटने के बाद यही मेरा पहला काम होगा। हम देखते हैं कि वह युद्ध के दौरान लोगों की चिट्ठियां उनके घर पहुंचा रहा है। एक महिला, बूढ़ी और थकी हुई, उसे रोकती है। क्या मेरे बच्चों की कोई खबर है? क्या वे जिंदा हैं? पोस्टमैन कुछ नहीं कह पाता। फिर वह उसे लेटर देकर चला जाता है। इधर लीना भी डेविड के लेटर का इंतजार कर रही है, जो जंग में चला गया है। इसी जंग के बीच महिलाओं को भी देश की सेवा करने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वे कई कामों में देश की मदद कर सकती हैं। फिर लीना घर वापस आती है और उसकी माँ उसे डेविड के परिवार का एक पत्र देती है। जैसे ही लीना ने पत्र खोला, वह रोने लगी, क्योंकि उसमें लिखा था कि डेविड लापता हो गया है। यह खबर सुनकर लीना का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ हफ्तों तक गम में डूबे रहने के बाद एक दिन लीना अपनी माँ से कहती है, मैं आर्मी में भर्ती होना चाहती हूँ और हिटलर से लड़ाई में शामिल होना चाहती हूँ। वह यह भी कहती है कि घर वालों के पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं और यह सही मौका है कुछ करने का। इसके बाद लीना को उसकी माँ और दादी स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। ट्रेन में लीना को कई और लड़कियां मिलती हैं जो आर्मी में भर्ती होने के लिए जा रही हैं। सभी लड़कियां जॉर्जिया के हेडक्वार्टर में पहुंचती हैं, जहां उनका मेडिकल परीक्षण होता है। फिर उन्हें यूनिफॉर्म दिए जाते हैं और बिस्तर आवंटित किए जाते हैं। तभी निग्रो यूनिट की कमांडिंग अफसर एडम हॉकर सभी को नियम समझाती हैं और कहती हैं, यहाँ हम सभी एक हैं, लेकिन गोरे लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें तुम लोग कभी उम्मीद मत रखना। फिर अगले दिन से सभी लड़कियों की कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। तभी हम यूएस प्रेसिडेंट हाउस को देखते हैं, जिसके बाहर एक महिला प्रेसिडेंट से मिलने का इंतजार कर रही है। तभी लेडी रूमेन की नजर उस महिला पर जाती है और वह उससे मिलने के लिए जाती है। महिला बताती है, मेरे 2 बेटे 3 साल पहले जंग में गए थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। रूमेन ये सुनकर पूछती है, क्या तुमने उन्हें खत लिखा? महिला जवाब देती है, हाँ, मैंने कई सारे खत लिखे, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। यह सुनकर लेडी रूमेन को बहुत आश्चर्य होता है। महिला कहती है, मैडम, ये हालत पूरे देश की है, ना तो खत भेजे जा रहे हैं और ना ही उनके जवाब आ रहे हैं। यह सुनकर रूमेन उस महिला को प्रेसिडेंट हाउस में लेकर आती है। दूसरी ओर निग्रो यूनिट की कमांडर एडम्स अपने सीनियर अधिकारी से कहती हैं, मेरी कमांड की लड़कियां जंग में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, फिर भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। लेकिन सीनियर अफसर उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच रूमेन खत न मिलने की समस्या प्रेसिडेंट रोजवेल्ट के सामने रखती है। यह सुनकर प्रेसिडेंट तुरंत आर्मी के जनरलों के साथ एक बैठक बुलाते हैं। बैठक में जनरल बताते हैं, खत पहुंचाने का सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि सभी वाहनों को फ्रंट लाइन पर सामान पहुंचाने में लगा दिया गया है। इसी वजह से खत समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और अब लाखों खत जमा हो चुके हैं। वे आगे कहते हैं, फ्रंट लाइन पर सैनिकों तक आपूर्ति पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस पर लेडी रूमेन गुस्से और संकल्प के साथ कहती हैं, आपको यह समझना होगा कि घर से आए खत सैनिकों तक पहुंचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका सामान। ये खत उनके मनोबल को ऊंचा रखते हैं। तभी मैरी मैक्लेयर बतून प्रेसिडेंट से कहती हैं, यह स्थिति पूरे देश में है। हर सैनिक के माता पिता चिंतित हैं। वे सोच रहे हैं, आखिरकार उनके बच्चों के खत उन्हें क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस पर आर्मी जनरल कहते हैं, देखिए, यह एक बहुत जटिल काम है। देश भर के सैनिकों के खतों को सही तरीके से वितरित करना और डिलीवर करना बेहद मुश्किल है। यह सुनकर मैक्लेयर बथून जनरल से कहती हैं, नेग्रो यूनिट यह काम बखूबी कर सकती है,
वे सभी खतों को सही समय पर डिलीवर करके दिखाएंगी। इसी बीच आर्मी हेडक्वार्टर में सभी सैनिक मूवी देख रहे होते हैं। तभी गोरे अफसर वहां आते हैं और नेग्रो यूनिट की लड़कियों को पीछे बैठने के लिए कह देते हैं। इस पर विवाद शुरू हो जाता है और एडम्स अपनी शिकायत दर्ज करने जाती है। उन्हें बताया जाता है, तुम्हारे ऑर्डर आ चुके हैं, तुम्हें मेजर बना दिया गया है और तुम्हारी 6888 बटालियन को यूरोप भेजा जा रहा है। मेजर एडम्स को प्लेन से भेजा जाएगा, जबकि उनकी बटालियन को जहाज से समुद्र के रास्ते यूरोप भेजा जाएगा। लेकिन तभी मेजर एडम्स को पता चलता है कि उन्हें पोस्टल बटालियन के रूप में काम करना होगा। यूरोप पहुंचने पर मेजर एडम्स की मुलाकात जनरल से होती है, जो उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारी बटालियन अभी जहाज में है, अगर जर्मन सैनिकों ने जहाज पर हमला किया तो तुम सब पानी में डूब जाओगे। मेजर एडम्स चुपचाप यह सुनती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। फिर जनरल कहते हैं, तुम्हारी बटालियन के आने के बाद उन्हें बिना देर किए मार्च करना होगा। समुद्र में भीषण तूफान के चलते जहाज पर सवार महिला सैनिकों की हालत बेहद खराब हो जाती है। 855 महिला सैनिकों को बिना किसी सैन्य सुरक्षा दस्ते के एक नागरिक जहाज में भेजा गया है। तेज लहरों और झटकों के कारण कई महिलाएं लगातार उल्टी कर रही हैं, जिससे माहौल और भी कठिन हो जाता है। इसी दौरान यूरोप में मेजर एडम्स अपनी बटालियन को लेकर चिंतित हैं। वे कैप्टन से कहती हैं, हमें आखिर इस छोटे से काम के लिए क्यों चुना गया? क्या सिर्फ खत छांटने का काम ही हमारे लिए है? उनके मन में सवाल उठता है कि क्या वे खुद को इस जिम्मेदारी में साबित कर पाएंगी। कुछ समय बाद मेजर एडम्स अपनी साथी के साथ पोस्टल ऑफिस पहुंचती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वे अंदर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। चारों ओर खतों के ढेर लगे हैं, यहाँ तक कि हैंगर भी पत्रों से भरे हुए हैं। सैनिक बताते हैं, हर हैंगर इसी तरह खतों से भरा पड़ा है। ये देखकर एडम्स पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। अगली सुबह महिला बटालियन का जहाज ग्लासगो पहुंचता है। जहाज से उतरते ही मेजर एडम्स अपनी 6888वीं बटालियन को बताती हैं कि जनरल के आदेशानुसार सभी को मार्च करना होगा। सभी महिला सैनिक मार्च करते हुए शहर से गुजरती हैं और आर्मी जनरल को सम्मान पूर्वक सलामी देती हैं। पोस्टल ऑफिस पहुंचकर मेजर एडम्स अपने सैनिकों को बताती हैं, यहाँ पर पिछले 10 महीने से ये खत पड़े हुए हैं और इन्हें एयरप्लेन हैंगर्स में रखा गया है। वह आगे कहती हैं, इस युद्ध में शामिल सिपाहियों को उनके घर की कोई खबर नहीं मिल रही है और उनके परिवारों को भी अपने बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम इन सैनिकों को अपने घर की उम्मीद लौटा सकते हैं? फिर मेजर एडम्स कहती हैं, यह काम हमें ही करना होगा, क्योंकि पहले भी कुछ लोग इस काम को करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पाए। वह गंभीर होकर आगे कहती हैं, हमें यह काम पूरा करने के लिए बुलाया गया है। हमारे पास केवल 6 महीने हैं, जो बहुत कम समय है। हमें इसे एक मिशन की तरह पूरा करना होगा। मेजर एडम्स बताती हैं, हमारे ड्राइवर सबसे पहले हैंगर्स पर पहुंचकर खत उठाएंगे। वे इन्हें आर्मी नंबर के हिसाब से ट्रकों में लोड करेंगे। इसके बाद ये सभी खत ओमबज पर लाए जाएंगे, जो एक स्कूल में तैयार किया गया है। अब हम किंग एडवर्ड्स स्कूल देखते हैं, जो 6888 बटालियन का बेस है। स्कूल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वहाँ कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। मेजर एडम्स कहती हैं, हमें झोपड़ियों में रहने की आदत है, जहाँ कोई सुविधाएं नहीं होती थीं। इसके बाद सभी महिलाएं सफाई का काम शुरू करती हैं, स्कूल की मरम्मत करती हैं और एक ही दिन में सारा काम पूरा कर देती हैं। अगले दिन से यहाँ सैनिकों के खत लाने का काम शुरू हो जाता है। लीना भी यही काम कर रही होती है। उसे अब भी डेविड की बहुत याद आती है। वह सोचती है, शायद यहीं पर डेविड का खत मिलेगा। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। मेजर एडम्स और उनकी टीम ने लगभग 77,000 से ज्यादा खत डिलीवर कर दिए। तभी आर्मी जनरल का खत उन्हें मिलता है। उस खत में लिखा होता है, आपके द्वारा भेजे हुए कई खत डिलीवरी के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्हें वापस भेजा जा रहा है। साथ में यह भी आदेश दिया जाता है कि आने वाले वीकेंड्स पर आपकी बटालियन निग्रो सिपाहियों का मनोरंजन भी करेगी। फिर वीकेंड पर निग्रो सैनिक आपस में पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान लीना को एक सैनिक प्रपोज करता है। तभी लीना को डेविड की याद आ जाती है और वह आंखों में आंसू लिए रोते हुए बाहर आ जाती है। फिर वो सैनिक भी लीना के पीछे आता है और बताता है, मैं फ्रंट लाइन पर जाकर आया हूँ। वहाँ मुझे सप्लाई डिलीवर करने के लिए भेजा गया था और वहाँ का हाल बहुत बुरा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा। लीना अभी भी डेविड के बारे में बताती है और धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी समय पार्टी में मेजर एडम्स के पास एक अफसर आता है और कहता है, मुझे आपकी मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। अगली सुबह जब काम शुरू होता है तो एक अफसर आता है और बताता है कि उसे उसी का लेटर वापस मिला है। गुस्से में वह सभी महिलाओं को डांटता है और कहता है, अगर आपको काम करना नहीं आता तो काम बंद कर दीजिए। इसके बाद वह अफसर जनरल होल्ड के पास जाकर शिकायत करता है। मेजर एडम्स इस घटना से परेशान होकर अपनी टीम से पूछती हैं, हमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। सैनिक लड़कियां बताती हैं कि कई खत फटे हुए हैं, यहाँ बहुत ठंड है,
इसलिए उन्हें दस्ताने पहनकर काम करना पड़ता है, जिससे खत संभालना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कई खतों पर नाम साफ नहीं दिखता या वे खराब हो चुके हैं। मेजर एडम्स और उनकी टीम इन चुनौतियों का समाधान निकालने में जुट जाती हैं। इसी दौरान प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के निधन के बाद सभी महिलाएं शोक सभा के लिए एकत्र होती हैं। इस बीच मेजर एडम्स को पता चलता है कि जनरल होल्ट द्वारा भेजा गया अफसर उनकी बटालियन की जासूसी कर रहा था और गलत रिपोर्ट दे रहा था। मेजर एडम्स तुरंत सख्त कार्रवाई करती हैं और उस अफसर को वहां से हटवा देती हैं। ठीक उसी समय उन्हें हमले का अलर्ट मिलता है। सभी महिलाएं सतर्क हो जाती हैं और सुरक्षा व्यवस्था संभाल लेती हैं। अगले दिन लीना यह देखती है कि जब सैनिक अपने घर खत भेजते हैं तो वे पत्रों पर अपने स्थान का नक्शा या चिन्ह बना देते हैं ताकि उनके परिवार को पता चल सके कि वे दुनिया के किस हिस्से में हैं। यह जानकारी मेजर एडम्स को दी जाती है और इससे उनकी एक बड़ी समस्या हल हो जाती है। फिर मेजर एडम्स के 2 ड्राइवर खतों की डिलीवरी के लिए ट्रक लेकर निकलते हैं। रास्ते में एक जगह का रास्ता बंद हो जाता है। दूसरे रास्ते में जाते हुए उनका ट्रक बम के गड्ढे में फंस जाता है। ड्राइवर तुरंत ट्रक के पीछे से महिलाओं को नीचे उतार देती है। तभी बम ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ड्राइवर और उनका साथी दोनों की मौत हो जाती है। यह हादसा सभी को हिलाकर रख देता है, लेकिन वे जानते हैं कि उनका मिशन जारी रखना बेहद जरूरी है। वहीं पोस्टल ऑफिस में एक महिला सैनिक के हाथ में डेविड का खत आता है, जिसे वह लीना को सौंप देती है। मेजर एडम्स हादसे की खबर अपने सैनिकों को देती हैं और भावुक होकर कहती हैं, हमारी महिला सैनिकों का अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा। फिर वे सभी मिलकर कब्रिस्तान में दोनों महिला सैनिकों को दफनाती हैं। वहां एडम्स लीना से कहती हैं, यहाँ कई अमेरिकी सैनिकों को दफनाया गया है, तुम देख सकती हो कि डेविड को कहाँ दफनाया गया है। लीना कब्रिस्तान में तलाश करती है और कुछ समय बाद उसे डेविड की कब्र मिल जाती है। वह वहां फूट फूट कर रोती है और डेविड का खत खोलकर पढ़ती है, जिसमें डेविड की भावनाएं लिखी होती हैं। जनरल होल्ट पोस्टल बटालियन के मुख्यालय में पहुंचते हैं और मेजर एडम्स से कहते हैं, मुझे खत पहुंचाने के इस काम से कोई संतुष्टि नहीं है। वह पूरी टीम का निरीक्षण करते हैं, कमियां गिनाते हैं और जाते जाते चेतावनी देते हैं, अब प्रेसिडेंट भी नहीं रहे और तुम्हारा यह तमाशा जल्द ही खत्म होने वाला है। जनरल आगे धमकी देते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटा दूंगा और यहाँ किसी श्वेत अधिकारी को लाकर इस यूनिट का नेतृत्व दूंगा। इस पर मेजर एडम्स पूरी दृढ़ता से जवाब देती है, ये तभी होगा जब मैं यहाँ न रहूं। मेरी यूनिट की लड़कियां भीषण ठंड में बिना किसी सुविधा के लगातार काम कर रही हैं और आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। मेजर एडम्स की बात सुनकर जनरल गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सभी महिला सैनिक मेजर एडम्स के समर्थन में तालियां बजाती हैं। इधर जनरल होल्ट मुख्यालय में फोन करके नए प्रेसिडेंट रुमेन से इस यूनिट को बंद करवाने की सिफारिश करते हैं और कहते हैं मेजर एडम्स को उनकी गलती के लिए कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। उसी समय बाहर से अचानक खुशी का शोर सुनाई देता है। जनरल का सहायक देखता है कि सैनिकों को उनके खत मिलने लगे हैं, जिससे सभी सैनिकों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। धीरे धीरे हर यूनिट के पास उनके खत पहुंचने लगते हैं। दूसरी ओर सैनिकों के परिवार वालों को भी खत मिलने लगते हैं, जिससे सभी के मन में अलग ही खुशी भर जाती है। इसके बाद अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर 6888 की बटालियन को सैल्यूट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अखबारों में बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में C888 की बटालियन यूरोप में एकमात्र अश्वेत महिला बटालियन थी, जिन्होंने लगभग 1,70,00,000 खतों को 90 दिनों में सही जगह पर पहुंचाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस काम की सराहना की और उन्हें फ्रांस में यही काम करने के लिए भेजा। फ्रांस में भी उन्होंने लाखों खतों को सही जगह पर पहुंचाया, लेकिन तब उनके काम की कदर नहीं हुई। सालों बाद अश्वेत महिला बटालियन को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कहानी के अंत में 6888 की बटालियन के रियल लोगों की फुटेज दिखाई जाती है और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित यह प्रेरणादायक कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।